हाँ भाई, वेलकम बैक क्लास। कल हम लोग एनर्जी ऑफ अ ट्रैवलिंग वेव पढ़ रहे थे, ठीक है। तो हम लोगों ने बात किया था कि हम लोग डायरेक्टली एनर्जी की बात नहीं करते, मतलब टोटल एनर्जी की बात नहीं करेंगे। हम लोग बात करते हैं एनर्जी पर यूनिट लेंथ, ठीक है। वो ज़्यादा अच्छा वेल डिफाइंड टर्म है, क्यों? क्योंकि किसी के लिए लेंथ कुछ और होंगी, किसी के लिए लेंथ कुछ और हो सकती है। और इसमें तो टोटल एनर्जी डिफर करेंगे, लेकिन जब एक मीडियम के थ्रू मेरे पास वेव पास कर रही है तो एनर्जी पर यूनिट लेंथ हर किसी के लिए मेरे पास सेम आनी चाहिए, ठीक है। अगर वो सेम मीडियम से पास कर रही थी या जो भी सर्कमस्टेंसेस, ठीक है ना। तो कल हम लोगों ने स्टडी किया था कि हम लोग को स्टडी करना है व्हाट इज द एनर्जी इन अ ट्रैवलिंग वेव, ट्रैवलिंग साइन वेव, ठीक है। क्योंकि ऑब्वियसली अपन लोग ट्रैवलिंग साइन वेव भी पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अब एनर्जी इन अ ट्रैवलिंग साइन वेव जो हम लोग को पढ़ना था, अब जो वेव जो है दैट इज प्योर एनर्जी, उसको कोई मास तो मेरे पास ऐसे दिखाई दे नहीं रहा था, ठीक है। तो मुझे पता था कि जब वो वेव वहां पे पास हो रही है तो बेसिकली वो अपनी एनर्जी इन पार्टिकल्स में ट्रांसमिट कर रही थी, और उस एनर्जी की वजह से पार्टिकल अपने मेन पोजीशन से थोड़े से डिस्प्लेस हो गए, ठीक है। अब क्योंकि मेन पोजीशन से थोड़े से डिस्प्लेस हुए तो फिर उनके पास एक पोटेंशियल एनर्जी क्रिएट हो गई थी रिस्टोरिंग फोर्सेस की वजह से, ठीक है। और क्योंकि डिस्प्लेस होते वक्त उनके पास कुछ वेलोसिटी भी आ गई थी, इस वजह से उनके पास काइनेटिक एनर्जी भी आ गई थी। तो हमने देखा कि टोटल एनर्जी जो थी वो दो फॉर्म में थी, पोटेंशियल प्लस काइनेटिक, ठीक है। तो टोटल एनर्जी पर यूनिट लेंथ जो रहेगी वो रहेगी पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट लेंथ प्लस काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट लेंथ। आरीना बात समझे, ठीक है। हाँ भाई, अब काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट लेंथ ये हम लोग ने निकाल लिया था। हम लोग ने क्या किया था कि मान के चलो मुझे पर यूनिट लेंथ ही देखना है ना, तो मैंने कुछ एक dx लेंथ का एलिमेंट लिया। कितने लेंथ का? dx लेंथ का एलिमेंट। मान के चलो यहाँ पे डिस्प्लेस होते वक्त उसके पास कुछ वेलोसिटी vp आ गई थी, ठीक है। और उसकी एक्सटेंडेड लेंथ जो थी वो हो गई थी मेरे पास dl। एक्सटेंडेड लेंथ कितनी हो गई थी मेरे पास? dl। आ रही है उसमें, ठीक है। तो मुझे दिया गया था कि लीनियर मास डेंसिटी ऑफ दिस स्ट्रिंग वाज म्यू, लीनियर मास डेंसिटी वाज म्यू। तो लीनियर मास डेंसिटी को मैं लिख सकता हूँ मास अपॉन लेंथ dx, ठीक है। मैंने मान लिया था dx लेंथ मेरे पास कुछ dm मास था, तो यहाँ से dm मास मेरे पास आ गया था म्यू dx, ठीक है। वही जो काइनेटिक एनर्जी उन्होंने कल प्रूव किया था उसी को थोड़ा सा रिकैप करा दो, ठीक है। तो dm मास हो गया म्यू dx, इसकी वेलोसिटी vp थी, तो मेरे पास काइनेटिक एनर्जी जो रहेगी पार्टिकल, काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ mv स्क्वायर, मतलब हाफ इंटू dm इंटू vp का स्क्वायर। तो हाफ इंटू dm आया था मेरे पास म्यू dx इंटू vp का स्क्वायर, ठीक है। दिस इज काइनेटिक एनर्जी, छोटी सी काइनेटिक एनर्जी ऑफ दिस पार्टिकल। तो काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट लेंथ कितनी हो गई थी मेरे पास? dke by dx was equal to हाफ इंटू म्यू इंटू vp का स्क्वायर। आरियास में, ठीक है। तो ये वाला टर्म तो आ गया था मेरे पास हाफ इंटू म्यू इंटू vp का स्क्वायर। अब हमको पता करना था पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट लेंथ, ठीक है। देखिए सर, पोटेंशियल एनर्जी ये हम लोग ने वर्क एनर्जी थ्योरम में देखा था, ठीक है। मतलब वर्क, जब हम लोग वर्क पर एनर्जी पढ़ रहे थे, WP जब हम लोग पढ़ रहे थे, या फिर इवन जब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जब हम लोग निकालते थे, तो हम लोग ने देखा था हम लोग पोटेंशियल एनर्जी को, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी को वी कैन राइट चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज माइनस वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। और यहाँ पे वो कंजर्वेटिव फोर्स या रिस्टोरिंग फोर्स का नेचर कौन शो कर रहा था? टेंशन फोर्स। आरियस में तो एक बात नोटिस करो, टेंशन का डायरेक्शन जो है मेरे पास कुछ ऐसा आ रहा है, ठीक है। टेंशन का डायरेक्शन मेरे पास कुछ ऐसा आ रहा है, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल ऊपर हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल ऊपर हो रहा है आरियस में। अब डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल अगर मैं देखूंगा, ठीक है, अगर मैं डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल देखूं तो मैं लिख सकता हूँ कि छोटा सा वर्ड ना यहाँ पे, क्योंकि मेरे पास एक छोटे से एलिमेंट dx की बात कर रहा हूँ, तो छोटी सी चेंज इन पोटेंशियल आएगी dpe इज इक्वल टू, मैं उसको लिख सकता हूँ माइनस डेल w से। डेल साइन क्यों लिखते हैं? याद है ना सर, जहाँ पे चेंज होता है छोटे से चेंज को अपन डी से डिनोट करते हैं, लेकिन वर्क डन में मैं चेंज डिफाइन नहीं करता हूँ, मैं छोटा सा वर्क डन डिफाइन करता हूँ। वर्क कोई चेंज वाला टर्म नहीं होता, ठीक है। तो छोटे से वर्क डन को मैं डेल से डिफाइन करता हूँ, लेकिन जस्ट फॉर आवर अंडरस्टैंडिंग में इसको अभी डी से ही डिनोट कर रहा हूँ। और इसमें तो छोटी सी चेंज इन पोटेंशियल इज इक्वल टू माइनस चेंज इन वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। अब मुझे पता है कि वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, ठीक है, ये वर्क डन बाय एनी फोर्स इज इक्वल टू होता है मेरे पास एफ डॉट एस। आरियस में तो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, छोटा सा वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स विल बी इक्वल टू फोर्स व्हिच इज टेंशन T, ठीक है, इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। इनिशियली dx लेंथ था, मेरे पास dl लेंथ हो गई, तो टोटल मेरे पास चेंज कितनी आई होगी? dl माइनस dx। आरियस में तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इनटू डायरेक्शन अगर आप देखते हो तो टेंशन इस साइड आ रहा है और एक्सटेंशन जो डिस्प्लेसमेंट जो हो रहा है वो ऊपर की तरफ हो रहा है, मतलब डायरेक्शन मेरे पास ऑपोजिट है, इस वजह से माइनस। समझ में आ रही है बात? ठीक है, चलो। तो मेरे पास
वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स हो गया माइनस टी इंटू डी एल माइनस डी एक्स। आ रही बात समझ, ठीक है। हाँ देखिए अब चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस ऑफ छोटा सा वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स विच इज माइनस टी इंटू डी एल माइनस डी एक्स। आ रही बात समझ, ठीक है, गुड। तो मैं लिख सकता हूँ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू प्लस टी इंटू डी एल माइनस डी एक्स। आ रही है समझ। अब मान के चलो अगर ये लेंथ डी एल थी तो मुझे पता है कि ये जो हॉरिजॉन्टल लेंथ है ये तो डी एक्स होनी चाहिए, और मान के चलो इस वर्टिकल लेंथ को मैं बोल रहा हूँ डी वाई। वर्टिकल लेंथ को मैं क्या बोल रहा हूँ, डी वाई, ठीक है। अभी क्लास देखिए, तो मेरे पास चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी आ गई थी टी इंटू डी एल माइनस डी एक्स। अब मैंने आपको बोला था हाँ कि ये लेंथ मेरे पास डी एक्स है, ये लेंथ मेरे पास डी वाई है। तो डी एल लेंथ को मैं क्या लिख सकता हूँ, अच्छे से देखो, ये मेरे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है, तो हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ डी वाई स्क्वायर प्लस अंडर रूट प्लस डी एक्स। तो डी एल को मैं लिख सकता हूँ अंडर रूट ऑफ डी वाई स्क्वायर प्लस डी एक्स, ठीक है। पुट कर दो, तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी मेरे पास आ गया टी इंटू डी एल विच इज अंडर रूट ऑफ डी वाई स्क्वायर प्लस डी एक्स स्क्वायर माइनस डी एक्स। आ रही बात समझ, ठीक है, गुड। चलो यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू, ठीक है, टेंशन टी को मैं एज इट इज रख रहा हूँ। अब मैं देखो क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे डी वाई स्क्वायर प्लस डी एक्स स्क्वायर था, यहाँ पे माइनस डी एक्स था, तो मैं इस ब्रैकेट में से, इस अंडर रूट में से डी एक्स कॉमन लेने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो अगर मैं डी एक्स बाहर लेता हूँ तो यहाँ पे तो डी एक्स था नहीं, तो डी वाई स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर हो जाएगा, वो मतलब डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर, प्लस यहाँ पे डी एक्स स्क्वायर जब मैंने बाहर लिया तो यहाँ पे क्या बचेगा 1, ठीक है, माइनस डी एक्स। समझ आ रही बात, बस इस अंडर रूट में से मैंने डी एक्स स्क्वायर अभी बाहर लिया, ठीक है। तो अगर अंडर रूट के बाहर आ जाएगा तो स्क्वायर कट जाएगा, बचेगा मेरे पास डी एक्स, ठीक है। तो मेरे पास चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी आ गई टी इंटू डी एक्स, टोटल कॉमन ले सकता हूँ, वो हो जाएगा मेरे पास अंडर रूट ऑफ 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर माइनस 1। समझ आ रही बात, ठीक है। अब एक चीज नोटिस करो, ठीक है, ये अंडर रूट को मैं होल टू दी पावर 1/2 लिख सकता हूँ, हाँ या नहीं, ठीक है। अंडर रूट का मतलब वही होता है यार, ये जो है डी वाई अपॉन डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स होता था स्लोप, डी वाई बाई डी एक्स क्या होता था मेरे पास, स्लोप। अब मैंने आपको बताया था कि ये जो मेरे पास स्ट्रिंग के अंदर डिफॉर्मेशन आएगा, ये बहुत छोटा सा डिफॉर्मेशन आता है। अगर डिफॉर्मेशन बहुत छोटा सा आता है, ठीक है, जो मेरे पास एम्पलीट्यूड बहुत छोटा सा है, तो उसके करस्पॉन्डिंग जो स्लोप आने वाला है वो भी बहुत छोटी वाली रहेगी। मतलब ये जो है डी वाई बाई डी एक्स, ये बेसिकली स्लोप आ रहा है, तो ये डी वाई बाई डी एक्स इज अ वेरी स्मॉल क्वांटिटी। इसका मतलब डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, वो तो और भी छोटी वैल्यू होगी। आ रही है इसमें, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूं, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू टी इंटू डी एक्स 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। आपको याद होगा एक ऐसा टर्म 1 प्लस एक्स टू दी पावर n वेर x इज वेरी वेरी लेस देन 1, 1 प्लस एक्स की पावर n वेर x इज वेरी वेरी लेस देन 1, ठीक है। तो जब x 1 से बहुत छोटा होता है तो 1 प्लस एक्स की पावर n को हम लोग अप्रोक्सीमेटली क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस nx यूजिंग बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन, ठीक है। तो यहाँ पे 1 प्लस एक्स की पावर n, तो इसको क्योंकि मेरे पास x बहुत ज्यादा छोटा है तो मैं उसको 1 प्लस nx लिख सकता हूँ। तो n था मेरे पास 1/2 इंटू x था मेरे पास dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस 1। तो 1 से 1 वाजिब, समझ बात। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी आ गई मेरे पास t इंटू डी एक्स। बस थोड़ा सा कैलकुलेशन मतलब थोड़ा सा ऐसा लेंथी रहता है, लेकिन आप ध्यान दीजिए, बहुत आसान है, बहुत आसान, ठीक है। हाफ इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। अभी तक हम यहाँ पे आ गए। तो पोटेंशियल एनर्जी अगर इतनी है तो पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट लेंथ कितनी हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट लेंथ इज हाफ इंटू टी इंटू डी वाई बाई डी एक्स को मैं लिख रहा हूँ स्लोप, मतलब स्लोप का आइए इसमें, ठीक है सर। ये तो आगे पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट लेंथ। तो काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट लेंथ मेरे पास कितनी आई थी सर, हाफ इंटू म्यू इंटू वीपी का स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट लेंथ कितनी है, हाफ इंटू टी इंटू स्लोप का स्क्वायर। सर टर्म्स तो आ गए, लेकिन अगर आप एक चीज नोटिस करो, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट लेंथ इन टर्म्स ऑफ पार्टिकल टर्म्स आ रहा है, इन टर्म्स ऑफ पार्टिकल की वैल्यूज आ रहा है, ठीक है। एंड पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट लेंथ इन टर्म्स ऑफ वेव के टर्म्स में आ रहा है। तो या तो आप सारों को वेव के टर्म्स में कन्वर्ट करो या सारे को पार्टिकल टर्म्स में कन्वर्ट करो, ठीक है। तो मैं सबको पार्टिकल टर्म्स में कन्वर्ट करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। टेंशन को देखो मैं क्या करता हूँ,
टेंशन यार इसके पहले हम लोगों ने क्या लिखा था कि वेव वेलोसिटी जो होती थी वो होती थी मेरे पास अंडर रूट ऑफ टी बाई म्यू। मैं मतलब ये दोनों टर्म्स को एक सिमिलर टर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करता हूँ आरियस में, ठीक है, ताकि क्लोजली रिलेटेड टर्म्स आ सके, कुछ कॉमन आ सके, ठीक है। तो मैं लिख सकता हूँ टेंशन के वेव वेलोसिटी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ टी बाई म्यू। तो वेव वेलोसिटी का स्क्वायर इज इक्वल टू टी बाई म्यू हो जाएगा मेरे पास, अंडर रूट हट जाएगा। तो टेंशन की वैल्यू कितनी लिख सकता हूँ, म्यू इनटू वेव वेलोसिटी का स्क्वायर। टेंशन की वैल्यू मैं लिख सकता हूँ म्यू इनटू वेव वेलोसिटी का स्क्वायर, ठीक है। एक तो ये वैल्यू आ गई। उसके सिवा अब बात करते हैं हम स्लोप की। स्लोप की अगर मैं बात करूं तो स्लोप वाला टर्म भी हम लोग ने कहीं पढ़ा था, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज इक्वल टू माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ वेव इनटू स्लोप, याद है, ठीक है। तो स्लोप को मैं क्या लिख सकता हूं, स्लोप इज इक्वल टू माइनस वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल अपॉन वेलोसिटी ऑफ वेव, ठीक है। तो स्लोप का स्क्वायर जो रहेगा दिस विल बी इक्वल टू वीपी अपॉन वीडब्ल्यू का होल स्क्वायर, ठीक है। तो टेंशन की जगह मैं ये सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ, स्लोप स्क्वायर की जगह मैं ये सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ। तो पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट लेंथ अब कितनी हो गई मेरे पास, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट लेंथ इज इक्वल टू हाफ इनटू टेंशन की जगह आ गया मेरे पास म्यू वीडब्ल्यू का स्क्वायर इनटू स्लोप स्क्वायर की जगह आ गया मेरे पास वीपी स्क्वायर अपॉन वीडब्ल्यू का स्क्वायर। क्या वीडब्ल्यू का स्क्वायर बाजे। तो पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट लेंथ कितनी आ गई सर, हाफ इनटू म्यू इनटू वीपी का स्क्वायर। बहुत कमाल की चीज कि जितनी पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट लेंथ आ रही है उतनी ही काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट लेंथ आ रही है। समझ आ रही है बात, समझा नहीं समझा सर। इसका मतलब क्या हुआ कि जब वेव एक पार्टिकल तक पहुंच रही है, ठीक है, जब वो एनर्जी एक पार्टिकल तक पहुंच रही है तो जितनी काइनेटिक एनर्जी वो प्रोवाइड कर रही है एक पार्टिकल को कुछ डिस्प्लेसमेंट जाने के लिए, उस डिस्प्लेसमेंट तक पोटेंशियल एनर्जी भी उतनी ही मिली थी उसको। समझ आ रही बात, समझो इस पार्ट को कि मेरे पास जब ये वेव इस पार्टिकल तक पहुंची थी तो इस पार्टिकल को यहां तक डिस्प्लेस करने के लिए जितनी काइनेटिक एनर्जी मिली थी उतनी ही पोटेंशियल एनर्जी मिली थी। समझ आ रही ना बात, ठीक है। मतलब फॉर एवरी पॉइंट जितनी काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू रहेंगी उतनी ही मेरे पास पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू रहेगी, ठीक है। अब सर एक छोटी सी चीज यहां पे जो मैंने आप लोगों को बताया था अभी कि वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स वो आया था मेरे पास माइनस टी इंटू डी एल माइनस डी एक्स, ठीक है। काफी बार बुक्स में उसका प्रूफ दिया नहीं रहता कि मेरे पास माइनस टी इंटू डी एल माइनस डी एक्स आया कैसे, समझो। वर्क डन मेरे पास होता क्या है, ठीक है। फिलहाल यहां तक तो मेरे पास समझ में आ गया, ठीक है, पूरा प्रूफ समझ में आ गया। पहले इसको मैं डाल देते हैं और सिर्फ रिजल्ट रहने देते हैं क्योंकि सिर्फ रिजल्ट हमारे काम में आने वाले हैं। हाँ हमने पढ़ा था वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू माइनस टी इंटू डी एल माइनस डी एक्स। इसका प्रूफ हम लोग देख रहे हैं कैसा है, ठीक है। ये काफी बार बच्चों ने मुझसे पूछा है कि सर ये प्रूफ आता है कैसे। देखो वर्क डन बाय एनी फोर्स होता क्या है मेरे पास, एफ डॉट एस। एफ डॉट एस मतलब एफ इंटू एस इंटू कॉस थीटा, ठीक है। अब एफ इंटू एस इंटू कॉस थीटा को या तो मैं एफ पैरेलल इंटू एस लिख सकता हूं या इसी को एफ इंटू एस पैरेलल लिख सकता हूं। समझ में आ रही ना बात। अब देखो इस इंस्टेंट की बात करता हूं मैं, ठीक है। तो इस इंस्टेंट पे मेरे पास टेंशन इनिशियल पॉइंट ये था मेरे पास, फाइनल पॉइंट ये था। इनिशियल पॉइंट पे देखो तो टेंशन इस डायरेक्शन में लग रहा था और डीएक्स लेंथ इतनी थी, ठीक है। तो मेरे पास फोर्स इस डायरेक्शन में और लेंथ पैरेलल इस डायरेक्शन में, ठीक है। लेंथ पैरेलल जो है वो इस डायरेक्शन में। फाइनल पॉइंट की बात करूं तो फोर्स इस डायरेक्शन में है और लेंथ पैरेलल इस डायरेक्शन में है, लेंथ पैरेलल इस डायरेक्शन में, ठीक है। इनिशियल पॉइंट के लिए फोर्स टेंशन टी था, इनिशियल लेंथ थी इनिशियल लेंथ थी मेरे पास dx। फाइनल पॉइंट के लिए फोर्स टेंशन टी इस डायरेक्शन में था और फाइनल लेंथ थी मेरे पास dl। फाइनल लेंथ कितनी थी dl। मतलब इसका मतलब क्या हुआ सर कि अगर मैं f इंटू एस पैरेलल के हिसाब से लिखता हूं, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट पैरेलल, मतलब डिस्प्लेसमेंट पैरेलल मतलब क्या होगा कि फोर्स के डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है, फोर्स के डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है। तो फोर्स के डायरेक्शन में इनिशियली dx लेंथ थी, अब फोर्स के डायरेक्शन में dl लेंथ हो गई, फोर्स के डायरेक्शन में dl लेंथ हो गई आधी बस में। तो मेरे पास लेंथ चेंज कितनी हुई है, dl माइनस dx, मतलब इस फोर्स की वजह से मेरे पास इतनी लेंथ का चेंज आया। तो जितनी लेंथ का चेंज आया उतना ही मेरे पास था s पैरेलल। समझ में आ रही बात, ठीक है। कितना वर्क डन फोर्स ने किया है कि पहले मेरे पास ऑलरेडी dx लेंथ थी,
इस फोर्स की वजह से अब डीएल लेंथ हो गई, इस फोर्स की वजह से अब डीएल लेंथ हो गई, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है मेरे पास, डीएल माइनस डीएक्स। फोर्स कितना लग रहा था, टेंशन टी। लेकिन एक बात देखो कि फोर्स जिस डायरेक्शन में, डिस्प्लेसमेंट उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है, डिस्प्लेसमेंट उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है, इस वजह से मेरे पास वर्क डन आ रहा है नेगेटिव, इस वजह से मेरे पास वर्क डन आ रहा है नेगेटिव। समझ में आ रही बात, ठीक है। चलो हाँ भाई, एक्स्ट्रा नॉलेज है, समझ में आ गया, वेल एंड गुड, नहीं समझ में आया तो कोई टेंशन नहीं, हम लोग को फिलहाल इस रिजल्ट से काम रहेगा, ठीक है। लेकिन आई सजेस्ट एक बार आप लोग सब ट्राई जरूर करना है इसको समझने का, ठीक है बड़ा ही आसान, अपन लोगों ने जो वर्क पर एनर्जी में देखा था बस वही रिजल्ट है, ठीक है। तो जो जो अभी तक हम लोग को मिल चुका है, पहले उस समरी को हम लोग लिख लेते हैं कि अभी तक हम लोग कहाँ कहाँ पे पहुंच चुके, क्या क्या रिजल्ट हम लोग को मिल जाए। हाँ भाई, स्टार्ट यहाँ से किया था कि मान के चलो मेरे पास ये स्ट्रिंग थी, उस पर मैंने एक वेव जनरेट किया है, ठीक है। तो एक dx लेंथ के लिए, एक dx लेंथ के लिए, ठीक है, मान के चलो वो एक्सटेंड हो गई, dl लेंथ हो गई थी, और उसके बाद वेलोसिटी आ गई थी मेरे पास कुछ v2, ठीक है। तो इस लेंथ को काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट लेंथ, इस वेव के लिए काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट लेंथ जो आ रही थी दैट वाज इक्वल टू हाफ इनटू न्यू इनटू वीपी स्क्वायर, ठीक है। और जितनी काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट लेंथ आ रही थी उतनी ही मेरे पास पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट लेंथ आ रही, उतनी मेरे पास पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट लेंथ आ रही, मतलब इस dx लेंथ में जितनी काइनेटिक एनर्जी आई है उतनी मेरे पास पोटेंशियल एनर्जी भी आई है। समझ में आ रही ना बात, ठीक है। बोलो, तो अगर मैं टोटल एनर्जी पर यूनिट लेंथ की बात करूं, तो टोटल एनर्जी पर यूनिट लेंथ वाज द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट लेंथ प्लस पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट लेंथ, तो वो हो जाएगा मेरे पास हाफ म्यू वीपी स्क्वायर प्लस हाफ म्यू वीपी स्क्वायर, मतलब हो जाएगा मेरे पास म्यू इनटू वीपी का स्क्वायर। समझ में आ रही बात, तो पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट लेंथ होगी मेरे पास म्यू इनटू वीपी का स्क्वायर। अच्छा, वीपी मेरे पास होती क्या है, पार्टिकल वेलोसिटी। हम लोगों ने देखा था पार्टिकल वेलोसिटी मेरे पास डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो वो आई थी मेरे पास a ओमेगा cos ओमेगा t माइनस के एक्स प्लस फाइन, ठीक है। तो वीपी का स्क्वायर हो जाएगा मेरे पास इसका स्क्वायर। समझ में आ रही बात, तो मेरे पास एनर्जी पर यूनिट लेंथ कितनी आ गई मेरे पास, म्यू ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस वाई नॉट। फाइनल रिजल्ट मेरे पास ये आ रही है, इसमें टोटल एनर्जी पर यूनिट लेंथ इन द स्ट्रिंग आ गई मेरे पास म्यू ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस वाई नॉट, ठीक है। हाँ भाई, अब कुछ पॉइंट्स जो हम लोग इस रिजल्ट से निकाल सकते हैं, ठीक है, पहले वो समझो वो पॉइंट्स क्या है। इस रिजल्ट से हमको समझ में आया कि इस dx लेंथ के लिए अगर मैं पोटेंशियल एनर्जी निकालूं, तो dx लेंथ के लिए पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए dx मल्टीप्लाई कर दूं, वो हो जाएगा हाफ न्यू dx dp का स्क्वायर। उस dx लेंथ के लिए अगर काइनेटिक एनर्जी निकालनी कर लूं, तो वो फिर से dx से मल्टीप्लाई कर दो, हाफ न्यू dx dp का स्क्वायर। इसका मतलब जितनी पोटेंशियल एनर्जी आई है किसी भी पार्टिकल के पास, उतनी ही काइनेटिक एनर्जी आएंगी उस पार्टिकल के पास। आ रही है उसमें, जितनी पोटेंशियल एनर्जी उसने रिक्वायर किया है उतनी ही काइनेटिक एनर्जी रिक्वायर किया है। इसका क्या मतलब हुआ सर, समझो। जब हम लोग एनर्जी कंजर्वेशन जब लगाते थे, ठीक है, जैसे कि मान के चलो एक दूसरा एग्जांपल देख रहा हूँ मैंने एक बॉल को ऊपर यू स्पीड से फेंका, ठीक है, मेरे पास एक बॉल थी उसको मैंने यू स्पीड से ऊपर फेंका। अरे इसमें तो हमने देखा था कि जब वो ऊपर जा रहा है, जैसे जैसे वो ऊपर जा रहा है उसकी स्पीड कम हो रही होती है, उसका स्पीड कम हो रही है, मतलब कौन सी एनर्जी कम हो रही है, काइनेटिक एनर्जी कम हो रही है। लेकिन काइनेटिक एनर्जी कम हो रही है तो कौन सी एनर्जी बढ़ रही होती है, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही होती है। आ रही है इसमें, ठीक है, मतलब जब वो अपने मैक्सिमम हाइट पे रहेगा, जब वो अपने मैक्सिमम हाइट पे रहेगा, ठीक है, तो वहां पे काइनेटिक एनर्जी मिनिमम रहेगी और पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम रहेगी। यही हम लोग ने स्टडी किया था, ठीक है। इनिशियल पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी मैक्स, पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम, फाइनल पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी मिनिमम, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम। समझ में आ रही ना बात, यही हम लोग ने देखा था जब हम लोग ऐसा फेंक रहे थे, और इसी को हम लोग बोले थे दिस इज एनर्जी इज कंजर्व, the sum of kinetic plus potential, initial sum of kinetic plus potential should be equal to final sum of kinetic plus potential। ये था हमारे पास एनर्जी कंजर्वेशन। इस स्टेटमेंट का क्या मतलब है समझो। इस स्टेटमेंट का ये मतलब है कि जहां पे भी मेरे पास काइनेटिक एनर्जी जितनी रहेंगी उतनी पोटेंशियल एनर्जी होनी चाहिए। इसका मतलब जहां पे काइनेटिक एनर्जी मिनिमम है, जिस पॉइंट के लिए काइनेटिक एनर्जी मिनिमम है, उस पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी भी मिनिमम होनी चाहिए।
और जिस पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है उस पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी भी मैक्सिमम होनी चाहिए। समझ रही बात? ठीक है, पहले तो बस मैथमेटिकली इसको समझो कि क्या बता रहे, फिर फिजिकली इसका क्या मतलब है मैं आपको समझाऊंगा। पहले मैथमेटिकली समझो ये स्टेटमेंट क्या बोल कि जहां पे पोटेंशियल एनर्जी जितनी रहेंगी वेव में उतनी ही काइनेटिक एनर्जी रहेंगी उस पार्टिकल की। इसका मतलब जिस पार्टिकल के पास काइनेटिक एनर्जी मिनिमम है उस पार्टिकल की पोटेंशियल एनर्जी भी मिनिमम रहेगी, जिस पार्टिकल के पास काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है उस पार्टिकल की पोटेंशियल एनर्जी भी मैक्सिमम रहेगी। समझ में आ रही है बात? ठीक है, गुड। अब समझो इसका मतलब क्या है, फिजिकली इसका मतलब क्या है वो समझो। हाँ, जैसे कि मैं कोई भी मान के चलो मैं एक वेव ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है, मैं एक रैंडम वेव ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है, ये वेव ट्रैवल कर रही है। समझ में आ रही बात? ठीक है, दो पॉइंट्स को मैं नोटिस करना बोल रहा हूँ। मान के चलो दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी, ठीक है, वेव इस डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है। समझ में आ रही बात? ठीक है, अगर बी पॉइंट की अगर मैं बात करता हूँ, मान के चलो मैं बी पे एक छोटी सी लेंथ dx मानता हूँ, ठीक है, कि अगर इसकी ओरिजिनल लेंथ dx कितनी थी, ठीक है, तो मान के चलो बी पॉइंट इनिशियली यहाँ पे था, ए पॉइंट तो इनिशियली पहले से यहीं पे था, ठीक है, तो बी पॉइंट की जो लेंथ जो थी, मान के चलो बी पॉइंट पे जो मेरे पास लेंथ थी स्ट्रिंग की, मान के चलो वो थी मेरे पास dx1, और ए पॉइंट पे जो मेरे पास इनिशियल लेंथ थी दैट वाज इक्वल टू dx2। ये थोड़ा ध्यान से देखना इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इस चीज का मैं मतलब आपको समझा, ठीक है। अब जो बी पॉइंट जो मेरे पास इनिशियली यहाँ पे था, अब बी पॉइंट फाइनली यहाँ पे, इसको मैं इनिशियल पॉइंट bi लिख देता हूँ, इसको फाइनल पॉइंट bf लिख देता हूँ। यहाँ पे मेरे पास ए जहाँ पे इनिशियल पॉइंट पे था वहीं पे मेरे पास फाइनल पॉइंट पे था, तो इनिशियल पॉइंट ai, फाइनल पॉइंट af, दोनों सेम, ठीक है। देखिए अगर मैं b की लेंथ को अच्छे से नोटिस करता हूँ, तो इनिशियली जो लेंथ जो थी उसका मेरे पास स्लोप था 0, फाइनली जो लेंथ थी जो थी उसका स्लोप भी था मेरे पास 0 आरियस में, ठीक है। इसका मतलब जब बी पॉइंट मैक्सिमम पॉइंट पे गया होगा उस लेंथ के अंदर मेरे पास कोई भी एक्सटेंशन या कोई भी कंप्रेशन नहीं आया है, उस लेंथ के लिए मेरे पास कोई भी एक्सटेंशन या कोई भी कंप्रेशन नहीं आया, उसके अंदर कुछ खिंचाव आया नहीं है, मतलब उसको मैंने बस यहाँ से ऊपर तक डिस्प्लेस कर दिया आरियस में। तो जब मैंने इस पॉइंट को यहाँ से यहाँ तक डिस्प्लेस किया था, जब ये वाला बी वाला पॉइंट यहाँ से यहाँ तक गया था, तो जितनी ओरिजिनल लेंथ थी उस स्ट्रिंग की उतनी ओरिजिनल लेंथ अब भी है मेरे पास उस स्ट्रिंग की, ठीक है। इतने हिस्से की स्ट्रिंग की जितनी ओरिजिनल लेंथ थी उतनी अभी फाइनल लेंथ भी मेरे पास है। समझ में आ रही ना बात? ठीक है, ठीक है। हाँ, ऑब्वियस ही बात है, इसको यहाँ से यहाँ तक लेके जाने के लिए बाकियों की लेंथ चेंज हो गई, लेकिन बी की मेरे पास लेंथ चेंज नहीं है। समझ में आ रही बात? ऑन दी अदर हैंड अगर मैं ए पॉइंट की बात करता हूँ, ठीक है, तो ए की जितनी ओरिजिनल लेंथ थी, अब पहले इनिशियल स्लोप 0 था, अब फाइनल स्लोप जो अगर आप देखोगे तो फाइनल यहाँ पे स्लोप मेरे पास बढ़ गया होगा आरियस में, ठीक है, या तो पॉजिटिव में बढ़ गया होगा या फिर नेगेटिव में बढ़ गया होगा। इसका मतलब अब मेरे पास जो है वो लेंथ इतनी होगी। समझ रही बात? ठीक है, अब ए की लेंथ जो है मेरे पास इतनी होगी, इनिशियल लेंथ मेरे पास इतनी थी, फाइनल लेंथ मेरे पास इतनी होगी। समझ रही बात? बी की इनिशियल लेंथ मेरे पास इतनी थी, फाइनल लेंथ मेरे पास अभी भी इतनी ही। समझ में आ रही बात? किसी भी हिस्से का अगर आपको देखना है कि इनिशियल लेंथ कितनी थी और फाइनल लेंथ कितनी थी, जैसे मान के चलो मैंने एक पॉइंट सी लिया, तो मान के चलो उसकी अगर इनिशियल लेंथ इतनी थी तो फाइनल लेंथ देखने के लिए मैंने वहां से वर्टिकल लाइंस ड्रॉ कर दिया, क्योंकि ऑब्वियसली मुझे कोई एक्स्ट्रा रस्सी तो मिल नहीं रही है, वही रस्सी खींचने वाली, ठीक है। तो जैसे मैं वर्टिकल लाइन ड्रॉ करता हूँ मतलब सी की फाइनल लेंथ मेरे पास इतनी हो गई, इनिशियल इतनी थी, फाइनल इतनी हो गई। समझ में आ रही बात? ठीक है। हाँ, इसका मतलब मैं क्या देख रहा हूँ कि जितनी बी की इनिशियल लेंथ थी उतनी बी की फाइनल लेंथ थी, और ए के बारे में क्या देख रहा हूँ कि जितनी ए की इनिशियल लेंथ थी फाइनल लेंथ उससे अब ज्यादा है, फाइनल लेंथ उससे अब ज्यादा है। समझ आ रही बात? समझा नहीं समझा? ठीक है। बी पे मेरे पास स्लोप कितना था? 0,
ठीक है। तो क्योंकि स्लोप जीरो था, मतलब जितनी लेंथ इनिशियल थी फाइनल लेंथ भी उतनी रहेगी, क्योंकि इनिशियल स्लोप भी जीरो, फाइनल स्लोप भी जीरो, तो मेरे पास लेंथ चेंज नहीं हुई। ठीक है, उस लाइन को अपनी लेंथ चेंज नहीं करनी पड़ी ताकि वो स्लोप सेटिस्फाई कर सके। समझ में आ रही है बात? वो अपनी सेम लेंथ मेंटेन कर रहा होता। लेकिन अगर मैं ए पॉइंट की देखता हूं तो इनिशियल स्लोप जीरो था और फाइनल स्लोप नॉन जीरो करने के लिए उसको स्ट्रेच हो गया हो। समझ में आ रही बात? फाइनल स्लोप नॉन जीरो करने के लिए अब वो लेंथ स्ट्रेच हो गई। समझ में आ रही बात? समझा नहीं समझा? इसका मतलब जस्ट टू सेटिस्फाई दैट स्लोप, जस्ट टू सेटिस्फाई दैट स्लोप, उसको अपनी लेंथ बढ़ानी पड़ रही है। मतलब जितना ज्यादा स्लोप होगा उतनी ज्यादा लेंथ बड़ी होगी। समझ में आ रही बात? जितना ज्यादा लेंथ होगा उतनी ज्यादा स्लोप बड़ी होगी। ठीक है, समझ में आ रही बात? तो मिनिमम स्लोप होता है मेरे पास जीरो। ठीक है, अब सिर्फ मैग्नीट्यूड पॉजिटिव में बढ़ रहा है या नेगेटिव में बढ़ रहा है, लेंथ तो बढ़नी वाली है। आगे इसमें तो मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड का कंपैरिजन कर रहा हूं। इसका मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप जहां पे ज्यादा है वहां पे एक्सटेंशन भी ज्यादा होगा, और मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप जहां पे कम है वहां पे एक्सटेंशन भी कम होगा। समझ आ रही बात? समझा नहीं समझा? ठीक है, गुड। तो इससे हम लोग सर क्या डिड्यूस कर सकते हैं? देखो, मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप मिनिमम कितना हो सकता है? जीरो। किस पॉइंट पे हो रहा है मेरे पास? पॉइंट बी पे। पॉइंट बी पे स्लोप जीरो हो रहा है, इस पॉइंट पे स्लोप जीरो हो रहा है, इस पॉइंट पे स्लोप जीरो है। तो जहां पे भी मेरे पास स्लोप जीरो है, जहां पे भी मेरे पास स्लोप जीरो है वहां पे एक्सटेंशन भी कितना होगा मेरे पास? जीरो। वो अपनी नेचुरल लेंथ मेंटेन कर रहा होगा। समझ में आ रही बात? जहां पे भी स्लोप जीरो वहां पे एक्सटेंशन भी कितना होगा? जीरो। और जहां पे भी स्लोप मैक्सिमम रहेगा वहां पे एक्सटेंशन भी मैक्सिमम रहेगा। आ रही है उसमें? जैसे कि पॉइंट ए, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट। समझ में आ रही बात? मान के चलो इसको मैं पॉइंट डी बोल रहा हूँ, इसको मैं पॉइंट ई बोल रहा हूँ, तो पॉइंट ए, पॉइंट डी, पॉइंट ई, यहाँ पे स्लोप मेरे पास स्लोप का मैग्नीट्यूड मैक्सिमम है, मैक्सिमम स्ट्रेच आया होगा। समझ में आ रही बात? उतनी सी लेंथ को स्लोप सेटिस्फाई करने के लिए ज्यादा खिंच लिया होगा। समझ में आ रही बात? उतनी सी लेंथ स्लोप सेटिस्फाई करने के लिए ज्यादा स्प्रेड होगी। समझ में आ रही ना बात? ठीक है। अब सर ये जो मेरे पास खिंचाव आ रहा है, इस खिंचाव की वजह से कौन सी एनर्जी स्टोर हो रही थी उसके अंदर? पोटेंशियल एनर्जी। कौन सी एनर्जी स्टोर हो रही थी? पोटेंशियल एनर्जी। मतलब जहां पे एक्सटेंशन मैक्सिमम रहेगा वहां पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम, और जहां पे एक्सटेंशन जीरो रहेंगी वहां पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो। समझ बात? ठीक है, तो जहां पे एक्सटेंशन मैक्सिमम वहां पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम, जहां पे एक्सटेंशन मिनिमम वहां पे पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम। तो कहां पे मिनिमम एक्सटेंशन आ रहा है? पॉइंट बी पे। ठीक है, तो इसका मतलब पॉइंट बी पे मेरे पास पोटेंशियल एनर्जी भी मिनिमम रहेगी, पोटेंशियल एनर्जी भी मेरे पास मिनिमम रहेगी। और कहां पे एक्सटेंशन मैक्सिमम आ रहा है? पॉइंट ए पे। इसका मतलब यहां पे मेरे पास पोटेंशियल एनर्जी भी मैक्सिमम है। हमारी बात? ठीक है, अच्छे से नोटिस करो, इसको बढ़िया से समझो। ठीक है, मैं बाबा वापस रिपीट करूंगा, टेंशन नहीं है, लेकिन इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारी बात? एक आपको फील देगा ये वेव्स का। अच्छा समझा? ठीक है, तो हम लोग क्या डिड्यूस कर रहे हैं कि जहां पे स्लोप का मैग्नीट्यूड मैक्सिमम है, जहां पे स्लोप का मैग्नीट्यूड मैक्सिमम है वहां पे एक्सटेंशन मैक्सिमम है, इसका मतलब वहां पे पोटेंशियल एनर्जी भी मैक्सिमम है। और जहां पे स्लोप का मैग्नीट्यूड मिनिमम है वहां पे एक्सटेंशन भी मिनिमम है, इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी भी मिनिमम है। समझ आ रही बात? ठीक है, देखिए भाई फिर से देखिए एक और बार। जिन लोगों को बढ़िया से समझ में आ गया होगा वो आगे स्किप कर सके, जिनको नहीं आया एक बार फिर से देखिए। वेव आने से पहले मेरे पास स्ट्रिंग ऐसी थी, वेव आने से पहले मेरे पास स्ट्रिंग ऐसी थी। ठीक है, वेव मान के चलो उस पॉइंट पे मैं दो पॉइंट कर रहा हूं, एक पॉइंट ए, एक पॉइंट बी। आ रही है इसमें एक पॉइंट ए, एक पॉइंट बी। ये कोई कर ले लेते हैं जैसा अपने पिछले एग्जाम्पल में। हाँ भाई, वेव आने के बाद वो स्ट्रिंग मेरे पास कुछ ऐसे शेप में आ गई। समझ में आ रही बात? ठीक है, हाँ। तो अगर मैं इनिशियल और फाइनल पॉइंट को कंपेयर करूं तो इनिशियली मेरे पास बी की लेंथ थी इतनी, और इनिशियली ए की लेंथ भी मेरे पास सेम थी। मान के चलो ये भी लेंथ dx है, ये भी लेंथ dx है। समझ में आ रही बात? ठीक है,
फाइनल लेंथ ऑफ बी अगर मुझे देखना है तो मैंने यहाँ से वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दिया, तो फाइनल लेंथ ऑफ बी जो रहेगा, क्योंकि मैं टॉप मोस्ट पॉइंट है, मेरे पास स्लोप 0 है, तो दिस लाइन एंड दिस लाइन ऑफ पैरेलल, मतलब अगर ये लेंथ dx है तो ये लेंथ भी मेरे पास कितनी रहेगी, dx। हमारी बात ये हो गई मेरे पास b की बात, दिस इज इनिशियल पॉइंट ऑफ b, दिस इज फाइनल पॉइंट ऑफ b। अगर मैं a की बात करता हूं तो a की इनिशियल लेंथ थी dx, अगर फाइनल लेंथ की अगर मैं बात करता हूं, मैं यहां से वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर देता हूं, मतलब फाइनल लेंथ ऑफ a इतनी होगी, मान के चलो इस लेंथ को मैं बोल रहा हूं dl, क्या बोल रहा हूं dl। समझ आई बात। तो हमको क्या समझ में आया कि जहां पे मेरे पास स्लोप 0 था, ठीक है, अगर मैं बी पॉइंट की बात करता हूँ, बी पॉइंट में मेरे पास स्लोप 0 था फाइनली भी, ठीक है, फाइनली अगर मेरे पास स्लोप 0 था तो उसका एक्सटेंशन भी मेरे पास 0 था, तो अगर मेरे पास कोई एक्सटेंशन ही नहीं आया तो क्या उसके अंदर कोई पोटेंशियल एनर्जी क्रिएट हुई होंगी क्या, नहीं सर, पोटेंशियल एनर्जी विल बी 0, मतलब पोटेंशियल एनर्जी इज मिनिमम। ऑन दी अदर हैंड जब मैं ए की बात करता हूँ तो एक ऐसा पॉइंट है जहां पे मेरे पास स्लोप का मैग्नीट्यूड मैक्सिमम हो रहा है, फिर से स्लोप का मैग्नीट्यूड घटने वाला है, ठीक है, 0 से मैक्सिमम, मैक्सिमम से फिर से 0 हो रहा है, ठीक है, सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं मैं। तो एक ऐसा पॉइंट है जहां पे स्लोप का फाइनल मैग्नीट्यूड जो है दिस इज मैक्सिमम, तो स्लोप का अगर फाइनल मैग्नीट्यूड मेरे पास मैक्सिमम है, इसका मतलब वहां पे एक्सटेंशन भी मैक्सिमम आया हुआ, अगर एक्सटेंशन भी मैक्सिमम आया है, सबसे ज्यादा स्ट्रेच आया है, इसका मतलब वहां पे पोटेंशियल एनर्जी भी मैक्सिमम रहेगी। समझ आ रही है बात, ठीक है, ये तो बात होगी पोटेंशियल एनर्जी की, कहां पे मिनिमम होने वाली है, कहां पे मैक्सिमम होने वाली है, आ रही बात समझ में, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग काइनेटिक एनर्जी की, फिर से मैं वही दो पॉइंट्स ले रहा हूं, पॉइंट ए और पॉइंट बी, ठीक है, फिर से मैं वही दो पॉइंट ले रहा हूं, पॉइंट ए और पॉइंट बी। देखिए पॉइंट ए हो या पॉइंट बी हो, ठीक है, यहाँ पे जितने भी पार्टिकल्स हैं वो लोग बेसिकली एसएचएम परफॉर्म कर रहे हैं, आ रही है ना बस में, वो सब के सब एसएचएम परफॉर्म कर रहे हैं अबाउट दिस मीन पोजीशन, ये उनका मीन पोजीशन है, और इस पोजीशन के अबाउट सबके सब एसएचएम परफॉर्म कर रहे हैं। समझ आ रही नहीं आ रही बात, ठीक है। तो अगर मैं पॉइंट बी की बात करूं तो पॉइंट बी वाला पार्टिकल जो है वो अभी अपने पास एक्सट्रीम पोजीशन पे, वो अपना एक्सट्रीम पोजीशन पे, दिस इज मान के चलो प्लस ए, दिस इज y बराबर 0, दिस इज y बराबर प्लस ए, दिस इज y इज इक्वल टू माइनस ए, ठीक है। तो पॉइंट बी वाला पोजीशन जो है वो मेरे पास प्लस ए पे है, पॉइंट बी जो है वो मेरे पास कहाँ पे है, प्लस ए पे है, और पॉइंट ए कहाँ पे मेरे पास, y बराबर 0, पॉइंट ए है मेरे पास y बराबर 0, ठीक है। अब हम लोग को एसएचएम करते हुए पार्टिकल के बारे में एक चीज पता है, ठीक है, अगर ये x बराबर 0 है, x बराबर प्लस ए, x बराबर माइनस ए, तो अगर मेरे पास कोई भी पार्टिकल एसएचएम कर रहा है तो हम लोग को पता है कि मेन पोजीशन पे उसकी वेलोसिटी होती है मैक्सिमम, और इसमें मेन पोजीशन पे उसकी वेलोसिटी होती है मैक्सिमम इक्वल टू ओमेगा है, और एक्सट्रीम पोजीशन पे उसकी वेलोसिटी कितनी होती है मेरे पास 0, एक्सट्रीम पोजीशन पे उसकी वेलोसिटी मेरे पास कितनी होती है 0। समझ आ रही बात, इसका मतलब जहां पे वेलोसिटी मैक्सिमम रहेंगी उस पॉइंट में मेरे पास काइनेटिक एनर्जी भी मैक्सिमम रहेंगी, और जहां पे वेलोसिटी 0 रहेंगी उस पॉइंट पे मेरे पास काइनेटिक एनर्जी भी 0 रहेगी। हमारी बात, ठीक है। तो कहां पे मेरे पास काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है, मेन पोजीशन पे, कहां पे मेरे पास काइनेटिक एनर्जी 0 होती है, एक्सट्रीम पोजीशंस पे। कौन है वही एक्सट्रीम पोजीशन पे, बी पार्टिकल, इसका मतलब अगर बी पार्टिकल एक्सट्रीम पोजीशन पे तो उसकी काइनेटिक एनर्जी मेरे पास कितनी होनी चाहिए, 0। हमारी बात, अगर मेरे पास ए पार्टिकल है मेन पोजीशन पे, आरिना बस में ए पार्टिकल है मेरे पास मेन पोजीशन पे, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होनी चाहिए मेरे पास, मैक्सिमम। हमारी बात, तो बी पार्टिकल है मेरे पास पोटेंशियल सॉरी काइनेटिक एनर्जी जो है वो कितनी आ रही है मेरे पास 0, एंड 0 पॉसिबल इज द मिनिमम पॉसिबल काइनेटिक एनर्जी, जो 0 वैल्यू जो है दैट इज द मिनिमम पॉसिबल काइनेटिक एनर्जी। समझ आ रही बात। ऑन दी अदर हैंड जब मैं ए पार्टिकल की बात करूं तो ए पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी आ रही है मेरे पास मैक्सिमम, काइनेटिक एनर्जी क्या आ रही है मेरे पास मैक्सिमम, और इस तरीके वही रिजल्ट आया है कि जहां पे पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम हो रही है वहां पे काइनेटिक एनर्जी भी मिनिमम हो रही है, और जहां पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो रही है वहां पे काइनेटिक एनर्जी भी मैक्सिमम हो रही है। समझ आ रही बात। मिनिमम वैल्यूज कहां पे आ रही है, एक्सट्रीम पोजीशंस पे, और मैक्सिमम वैल्यू कहां पे आ रही है मेरे पास, मेन पोजीशंस पे।
इसका क्या मतलब हुआ सर कि वेव ट्रैवल करते वक्त जो जो पार्टिकल एक्सट्रीम पोजीशन पे थी उनकी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों कितनी है मेरे पास, मिनिमम इक्वल टू 0। और वेव ट्रैवल करते हुए जो जो पार्टिकल मेन पोजीशन पे थी उनकी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी क्या है मेरे पास, मैक्सिमम। वही रिजल्ट जो हम लोग ने मैथमेटिकली डिराइव किया, उसका फिजिकल सेंस ये आता है। समझ में आ रही बात, ठीक है। फिर से मैं आपको बता रहा हूँ पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम क्यों आ रही है, क्योंकि जितनी ओरिजिनल लेंथ थी उतनी फाइनल लेंथ है, तो कोई स्ट्रेच नहीं, इस वजह से पोटेंशियल एनर्जी 0। और काइनेटिक एनर्जी 0 क्यों, क्योंकि पार्टिकल की वेलोसिटी 0 है इस पॉइंट पे एक्सट्रीम पोजीशन पे। अब बात करते हैं मेन पोजीशन वाले पार्टिकल की, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम क्यों, क्योंकि इनिशियल लेंथ से स्लोप सबसे ज्यादा है तो स्ट्रेच उसके अंदर सबसे ज्यादा आया होगा। समझ में आ रही बात, क्योंकि स्लोप सबसे ज्यादा है इस वजह से उसको स्ट्रेच भी सबसे ज्यादा आया होगा, इस वजह से पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम। और काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम क्यों, क्योंकि मेन पोजीशन वाले पार्टिकल की वेलोसिटी मैक्सिमम, इस वजह से काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। समझ में आ रही ना बात, ठीक है। बहुत बड़ा, ठीक है। अब आगे वैसे भी हम लोग इससे कंटिन्यू करना था, मुझे आपको बस एक थोड़ा सा फील देना था कि काइनेटिक एनर्जी जहाँ पे जितनी रहेंगी उतनी पोटेंशियल एनर्जी होनी चाहिए उस पॉइंट पे, इसका क्या मतलब है, ठीक है। मतलब जहाँ पे काइनेटिक एनर्जी 0 रहेगी वहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी 0 है, जहाँ पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम रहेगी वहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम रहेगी। और बीच के हर किसी पॉइंट के बारे में मैं ऐसे कमेंट कर सकता हूँ कि जितनी यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी आई होंगी उतनी वहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी आएगी। तो हमारी बात, उतना स्ट्रेच ही अपने आप को ऐसे एडजस्ट करता है ताकि पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू उतनी आ सके, ठीक है ना। गुड। अब सुनो, आप लोग के लिए एक होमवर्क है इस टॉपिक पे, ठीक है। अभी आज की क्लास का पहला होमवर्क, क्या होमवर्क, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी 0, पोटेंशियल एनर्जी 0, तो यहाँ पे टोटल एनर्जी कितनी होगी, 0 + 0 = 0। यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम, तो यहाँ पे टोटल एनर्जी क्या होगी, मैक्सिमम। तो यहाँ पे एनर्जी मैक्सिमम आ रही है, यहाँ पे एनर्जी 0 आ रही है, तो क्या मैं एनर्जी कंजर्वेशन नहीं लगा सकता हूँ? एनर्जी कंजर्वेशन क्या बोलते हैं कि इनिशियल इज इक्वल टू फाइनल, हाँ या नहीं? तो क्या मैं एनर्जी कंजर्वेशन नहीं लगा सकता हूँ इन पार्टिकल्स की, ठीक है। कल आराम से सोच के बताना, ठीक है। बहुत सरल क्वेश्चन है, ठीक है, लेकिन अगर एक बार आपको थोड़ा सा गौर से सोचो तो सरल है, वरना आपको थोड़ा बहुत कंफ्यूज कर सकता है, ठीक है। लेकिन आप लोग ट्राई जरूर करना इसको, ठीक है। फिलहाल कमिंग बैक टू आवर टॉपिक, हाँ मेरे पास टोटल एनर्जी पर यूनिट लेंथ कितनी आ गई थी मेरे पास, म्यू a² ω² cos² ωt - kx प्लस फाइनल। दिस इज टोटल एनर्जी पर यूनिट लेंथ। एक बात बताओ, ये वेव प्रोड्यूस कौन कर रहा था, सोर्स पार्टिकल। ये वेव प्रोड्यूस कर कौन रहा था सर, सोर्स पार्टिकल प्रोड्यूस कर रहा था। मतलब जो भी एनर्जी वेव को मिल रही है वो किसके वजह से मिल रही है, सोर्स पार्टिकल की वजह से मिल रही है। आ रही है इसमें, तो इनडायरेक्टली मैं ये बोल सकता हूँ कि सोर्स पार्टिकल ने जितना वर्क किया, सोर्स पार्टिकल ने जितना वर्क किया उतनी एनर्जी वेव के फॉर्म में ट्रांसमिट होगी, ठीक है। सोर्स पार्टिकल जितना वर्क कर रहे हैं उतनी एनर्जी वेव के फॉर्म में ट्रांसमिट होगी। ऑब्वियसली बात है, मैं सराउंडिंग में एनर्जी लॉस नेग्लेक्ट कर रहा हूँ, हमारी बात। तो जितना वेव पार्टिकल वर्क करेगा उतनी मेरे पास एनर्जी ट्रांसमिट होगी वेव, समझ में आ रही बात, ठीक है। तो मैं लिख सकता हूँ कि वर्क डन बाय सोर्स पार्टिकल, वर्क डन बाय सोर्स पार्टिकल इज इक्वल टू टोटल एनर्जी ऑफ द वेव, ठीक है। जितना भी वर्क करेगा सोर्स पार्टिकल उतनी एनर्जी वेव में मिलेगी, टोटल एनर्जी ऑफ द वेव, समझ में आ रही ना बात, ठीक है। अब सर देखिए, टोटल एनर्जी में टोटल लेंथ की बात करता हूँ तो वो लेंथ कितनी भी ज्यादा हो सकती है, तो उसके हिसाब से टोटल एनर्जी जो मेरे पास वेरी कर सकती है, मैंने आपको पहले ही बताया था। इस वजह से मैं यहाँ पे पर यूनिट लेंथ की बात करता हूँ, समझ में आ रही ना बात, ठीक है। वर्क डन को मैं क्या लिख सकता हूँ, F.S, ठीक है। मैं पर यूनिट लेंथ या फिर एक छोटी सी लेंथ मान के चलो dx की बात कर रहा हूँ, तो सोर्स पार्टिकल का फोर्स डॉट dx ds, ठीक है। F.ds इज इक्वल टू छोटी सी एनर्जी DE आई होंगी, आ रही ना बस में, ठीक है। हमारी क्लास तो हमारे पास आ गया था फोर्स ऑफ सोर्स इंटू dx इज इक्वल टू ई टोटल, ठीक है। छोटा सा ई टोटल DE आ गया मेरे पास, ठीक है। तो मैं लिख सकता हूँ कि सोर्स ऑफ फोर्स इज इक्वल टू हो गया मेरे पास DE/dx, और DE/dx की वैल्यू आई कितनी थी मेरे पास, म्यू इंटू a² ω²
कॉस स्क्वायर ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस वाई आइए उसमें। तो इस चीज से आप ये निकाल सकते हो कि मेरे पास वो सोर्स का कितना फोर्स अप्लाई हो रहा था एट एनी पोजिशन, मतलब एज अ फंक्शन ऑफ टी एन एक्स। आरीना बस में, ठीक है, गुड। मतलब एक इनडायरेक्ट मेथड है, ठीक है, क्योंकि हमेशा आपके पास स्प्रिंग लॉ सिस्टम तो रहेगा नहीं, कोई भी सोर्स पार्टिकल हो सकता है। तो इन जनरल फॉर्मूला है मेरे पास कि मैं उस सोर्स फोर्स के बारे में इंफॉर्मेशन निकाल सकता हूँ, ठीक है ना। चलो